गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऐबक को पढ़ाया था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया भारत में। इसका वंश इलबरी तुर्क था। यह इलबरी तुर्क था। अच्छा, ये दिल्ली पे सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। बदायूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा हुआ करती थी। दिल्ली के पश्चात सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को सुल्तान सबसे विश्वसनीय अपने व्यक्ति को बदायूं की सूबेदारी देता था। जब ऐबक की मृत्यु हुई उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि दास्तान से मुक्त यह 1206 में कर दिया गया था। खोखरों के आक्रमण के लिए जब मोहम्मद गोरी और ऐबक गए थे, उसमें इसने अपनी व्यक्तिगत वीरता दिखाई थी, जिससे गोरी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि ऐबक से कहा कि तुम इल्तुतमिश को दास्तान से मुक्त कर दो। अतः 1206 में ये दास्तान से मुक्त हो गया था। इसके शासनकाल को 26 वर्ष को हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला है 1210 से 1220, जिसमें ये एल्दौज और कुबाचा से अपने जो सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी थे उससे निपटता है। 1220 से लेकर 1227 तक ये मंगोल आक्रमणकारियों से निपटता है। और तीसरा 1228 से 1236 तक के शासनकाल को इसने अपने नवोदित साम्राज्य को प्रशासनिक और आर्थिक और वैध अधिकार लेके किस तरह से अपने नवोदित तुर्की साम्राज्य को भारत में मजबूत करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले एल्दौज। 1210 सबसे प्रमुख इसका प्रतिद्वंदी एल्दौज था, जो उस समय गोर और गजनी के साम्राज्य पे शासन कर रहा था। और चूंकि मोहम्मद गोरी के क्षेत्र पे शासन कर रहा था, तो इसका ये कहना चाहता था कि दिल्ली उसके अधीन है या दिल्ली पे वैध अधिकार मेरा है, एल्दौज का है, ये इल्तुतमिश से बार बार बताना चाहता था। और 1215-16 के आसपास ख्वारिज़्म शाह ईरान का शासक था। ख्वारिज़्म शाह ने वहाँ से मंगोलों से पराजित होकर भाग के आता है और गोर पे कब्जा कर लेता है, गजनी पे कब्जा करता है। तो एल्दौज मजबूर होके पेशावर और लाहौर वाले क्षेत्र पे आके आक्रमण करता है। अच्छा, अब मजबूरी हो जाती है दिल्ली की, अर्थात इल्तुतमिश की, कि इसका वास्तविक जवाब दिया जाए। और 1516 में वो तराइन के मैदान में, तराइन बहुत ऐतिहासिक मैदान था युद्ध का। आप लोग जानते हैं कि कैसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य वहाँ युद्ध होता है और इतिहास एक नया मोड़ लेता है, एक नया करवट लेता है। इसी तरीके से एक बार तराइन के तृतीय युद्ध में एल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है और एल्दौज बुरी तरह पराजित हो जाता है और वो भाग जाता है। बाद में कहा जाता है कि बदायूं ले आकर उसकी हत्या कर दी गई, जो भी मामला। अच्छा, इसके बाद एक मुख्य प्रतिद्वंदी सा कुबाचा था। 1517 में ये कुबाचा मुल्तान पे वैध रूप से शासन कर रहा था, लेकिन इसने धीरे धीरे लाहौर पे, सरस्वती पे और सिंधु के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पे इसने कब्जा कर लिया था अवैध तरीके से। इल्तुतमिश ने 1517 ईस्वी में कुबाचा के खिलाफ अभियान करता है और कुबाचा यहाँ से भाग जाता है और यहाँ सिंधु के क्षेत्रों में, घाटियों में अपने आप को बचाए रखता है। सबसे दिल्ली सल्तनत पे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी समस्या आती है मंगोल आक्रमण के भय या चंगेज खां के आक्रमण का भय बन जाता है। वो परिस्थिति आती है जब ईरान या पर्सिया का शासक ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खान से भागते भागते वो सिंधु नदी के किनारे आता है और दिल्ली से या इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट करता है कि हमें राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। इल्तुतमिश ये भली भांति जानता था कि वो चंगेज खां का सामना नहीं कर सकता या मंगोल आक्रमण को, अभी नवोदित तुर्की साम्राज्य चंगेज खां के आक्रमण को फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़ी विनम्रता से इसने जलालुद्दीन मकबरनी को मना कर देता है कि नहीं, हम आपको संरक्षण नहीं दे पाएंगे।
सिंधु का यहाँ इस क्षेत्र पे कुबाचा, जलालुद्दीन मकबरनी और ख्वारिज मंगोल चंगेज खान, इन तीनों के मध्य युद्ध होता रहता है। लेकिन 1224 के आसपास फिर जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी से चला जाता है और मंगोल 1527 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। तो मंगोलों की एक जो बड़ी समस्या दिल्ली के लिए थी वो अब समाप्त हो जाती है। एक बड़ी समस्या बंगाल की थी। बंगाल ये लखनौती को बंगाल को लखनौती कहते थे उस समय, और वहाँ अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन 1211 में इसकी हत्या हुसामुद्दीन एवाज खिलजी नामक व्यक्ति ने किया और अपने आप को गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके वो अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लेता है। उसने बिहार पे भी कब्जा कर लेता है और ये जाजनगर, उड़ीसा जो वर्तमान उड़ीसा है उसको जाजनगर कहते थे, जाजनगर से, और ये कामरूप जो असम का क्षेत्र है, असम को कामरूप कहते थे, इन दोनों से भी कर वसूलता है। अच्छा, इन दोनों से निपटने के पश्चात इल्तुतमिश लखनौती पे अपना अभियान करता है और 1526 के आसपास, 27 के आसपास फिर लखनौती को भी अपने में मिला लेता है। और दूसरी बात कि यहाँ के लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हम दिल्ली के अंतर्गत हैं। इसके शासन का दूसरा काल 20 से 27, जलालुद्दीन मकबरनी। अच्छा, ये तीसरा शासनकाल 1228 से 1236 तक। आप देखेंगे कि 1228 से 1236 अपनी प्रशासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राजत्व। लोग इस्लाम में, चूंकि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, तो इस्लाम ने कभी भी राजतंत्र को मान्यता नहीं दी है। तो सब लोग वहाँ भाई भाई हैं, वहाँ कोई शासक, कोई शासित नहीं हो सकता। इसीलिए जो जितने दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, उन्होंने फारस, ईरान जहाँ निरंकुश राजतंत्र को मान्यता दी गई है, उनकी परंपराओं को उन्होंने माना है। और फारस की परंपराओं में सुल्तान सर्वशक्तिमान होता था, वही सत्ता का केंद्र होता था, वही शासन में सर्वे सर्वा होता था। अमीर वर्ग जो प्रशासन में उसकी मदद करता था, केवल उसका उच्च पद बना रहना वो सुल्तान की कृपा पे निर्भर करता था। सुल्तान की कृपा के अतिरिक्त, सुल्तान खुश है तो उसने दिया, नहीं खुश है तो उसने हटा दिया। अपनी प्रशासनिक स्थिरता के लिए खलीफा का मानपत्र 18 फरवरी 1929 में इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। खलीफा बगदाद, इराक में बगदाद का खलीफा पूरे इस्लामिक साम्राज्य का, चाहे वो किसी भी देश में रहा हो, पूरे विश्व में किसी भी इस्लामिक देश का, आज भी वो धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता है। वो जो खुद मतलब जो आदेश देता है वो पूरे इस्लाम साम्राज्य को मानना पड़ता है। उस समय भी सुल्तान ने औपचारिक ही सही, लेकिन उसने खिलवत के रूप में इनको दिल्ली पे वैध शासन करने का अधिकार प्रदान किया, वो अधिकार पत्र प्रदान किया। अच्छा, खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम कह के पुकारा, अर्थात महान शासक। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने यह मांगपत्र प्राप्त करने के बाद नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और अपने आप को वैध सुल्तान या स्वतंत्र सुल्तान माना। और वो अपने सिक्कों पे खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा ये पैगंबर के प्रतिनिधि हुआ करते थे और खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में वो कहा हम शासन करेंगे दिल्ली में। इसने तुर्कानी चालगानी नामक 40 दास तुर्कों का एक दल बनाया जिसने प्रशासन में मदद की। चूंकि तुर्क साम्राज्य अभी यहाँ नवोदित स्थिति में था, स्थानीय लोगों से मदद नहीं ली जा सकती थी, इसलिए मजबूर होकर उसने अपने तुर्क 40 दासों को उसने प्रशासन में मदद के लिए तुर्कानी चालगानी बनाया, जिसे चालीसा भी कहते थे। अच्छा, इसमें केंद्र व एकता के स्तर पर चालीसा का वर्चस्व था और जिसकी भाषा फारसी हुआ करती थी, फारसी अर्थात ईरान की भाषा। लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए अभी इनके पास इतने प्रशासक वर्ग नहीं थे, इतने लोग नहीं थे कि राजस्व को वसूला जा सके। इसलिए उसने
स्थानीय स्तर पे जो जैसे परंपरा चलती आ रही थी उसके पहले से, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी द्वारा राजस्व वसूला जाता था और वो वंशानुगत होते थे, तो उनको मान्यता दी गई। और यहाँ की भाषा उन्होंने हिंदी विकसित की। इस काल में धीरे धीरे हिंदवी का नामक एक भाषा का विकास हुआ, जिसकी लिपि अरबी होती थी और भाषा भारतीय और फारसी का समन्वय या मिक्स भाषा होती थी। इक्ता व्यवस्था, इसने अपने प्रशासनिक स्थिरता के लिए इक्ता व्यवस्था विकसित की। इक्ता व्यवस्था एक बहुत बड़ा एक बड़ा टॉपिक है जिसपे विभिन्न एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है, इसलिए इसको मैं एक अलग वीडियो बना के बताना चाहूँगा। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश के समय में दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया, अर्थात पवित्र दिल्ली। मंगोल आक्रमण से परेशान मध्य एशिया और अरब के सारे क्षेत्र के लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए आने लगे। दिल्ली चूंकि एक स्थायित्व प्राप्त कर रही थी धीरे धीरे, और वहाँ मंगोल आक्रमणकारियों ने यहाँ के लोगों को इतना परेशान या टार्चर कर दिया तो जितने बड़े बड़े व्यापारी थे, अमीर थे, उल्मा थे, वो लोग सूफी संत थे, वो लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए आने लगे। और धीरे धीरे दिल्ली को सारे योग्य लोगों से एक समृद्ध होती गई, इसीलिए इस समय की दिल्ली को हजरात दिल्ली कहा गया। तृतीय नगरीकरण, कहा जाता है कि प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। द्वितीय नगरीकरण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ जब 16 महाजनपदों का विकास होता है। और तृतीय नगरीकरण तुर्की साम्राज्य की स्थापना के पश्चात हुआ। नगरीकरण से क्या आशय है? जहाँ के लोग व्यापार व्यवसाय करते हों, जहाँ के लोग उद्योग धंधों पर निर्भर हों, कृषि कार्य के अतिरिक्त, अच्छा जहाँ विनिमय का साधन सिक्के हों, पैसा हो, वो नगरीकरण कहलाता है। तृतीय नगरीकरण के कई उद्देश्य थे, जैसे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि। अब चूंकि एक ही संस्कृति के तहत यहाँ भारत के एक बड़े भूभाग से लेके पूरा मध्य एशिया और अरब वाले क्षेत्र सब एक ही संस्कृति के अंतर्गत आ गए थे, और अब व्यापारियों के लिए ज़्यादा सुविधा हो गई थी, तो व्यापार व्यवसाय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी थी। और अच्छा, लोगों में नौकरशाही विकसित करने के लिए भी तृतीय नगरीकरण मतलब नगरीकरण की आवश्यकता थी। नौकरशाही विकसित करने से आशय है कि यदि उनको उनके कार्य के बदले, उनके प्रशासनिक कार्य के बदले उनको भूमि दी जाती, तो वो उस भूमि का अपने आप को स्वामी मानने लगते। लेकिन लोगों को वेतन के बदले नगद धन दिया जाना कहीं न कहीं उनमें नौकरशाही विकसित करता है। अच्छा, ये इक्ता व्यवस्था में मैं बताऊंगा कि कैसे पूर्व की व्यवस्था से इक्तादारी व्यवस्था भिन्न थी। यहाँ लोगों का स्थानांतरण किया जा सकता था, स्थानांतरित हो सकते थे जो तुर्क अमीर होते थे। इल्तुतमिश का एक बड़ा योगदान, उसने मुद्रा विशेषज्ञ शासक उसको कहा जाता है, अर्थात उसने नगरीकरण विकसित करने के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल किया, जिसमें एक चांदी का टंका होता था 176 ग्रेन का, और तांबे का एक जीतल नामक 2 सिक्के उसने चलाए, जो काफ़ी दिनों तक ये चलते रहे। व्यापार का ये केंद्र था ये। अच्छा, इसको मुद्रा विशेषज्ञ शासक कहते हैं। इस शासक इल्तुतमिश ने सिक्कों में शासक और टकसाल का नाम खुदवाना भी अनिवार्य कर दिया था। पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पे टकसाल का नाम और शासक का नाम खुदवाना प्रारंभ किया था। एक और महत्वपूर्ण बात है इल्तुतमिश के बारे में कि इस पूछा जाता है जो क्वेश्चन, अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था इसके समय में। अच्छा, इसने भी मिनाजुद्दीन सिराज नामक एक लेखक को संरक्षण दिया, और सल्तनत का आरंभिक सल्तनत काल में इल्तुतमिश और ऐबक के समय की जानकारी सबसे अधिक इन्हीं की किताब में मिलती है। इनकी किताब का नाम है तबकाते नासिरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और मैक्सिमम एग्जाम में ये मैच कराने के लिए पूछता है किसकी तरह। इसने मलिक ताजुद्दीन नामक एक और लेखक को संरक्षण प्रदान किया था। इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।